GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सेनेट के जो 48 नशिस्तों के इलेक्शन हैं उसमें अभी 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सारा मार्का इस्लामाबाद की एक नशिस्त पर हो रहा है जो इस हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा कि हमारे हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम हफीज़ शेख के मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो PTI ने की जानिब से जो गिलानी साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है उसने एक नया बहरान खड़ा कर दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन को कठेरे में खड़ा करके कि वो वोटों का तरीक़ाकार क्या होगा, शो ऑफ हैंड से होगा या खुफिया तौर पर हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि यूसुफ गिलानी साहब के साथ जो आज दाएं बाएं 1 नहीं 2 नहीं 3 वज़ीर आज़म खड़े थे और इनका कहना था कि अगर ये मेरे साथ नहीं खड़े होते तो शायद मेरे कागजात मुस्तरद ही कर दिए जाते। और उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है। इधर शायद खाकान अब्बासी साहब या राजा परवेज़ अशरफ साहब ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते, मगर अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है उनको अब टाइम दिया जा रहा है कि चलें आप फर्दर तैयारी कर आएँ। इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। जिस तरह गिलानी साहब ने और शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ना होता, वक्त पे ना मैं पहुंचता या शायद खाकान साहब ना पहुंचते तो क्या हमें 3 बजे का ये टाइम दे देते, हमारे तो पेपर रिजेक्ट कर देते। और हुकूमत ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है असल में इसकी बौखलाहट, इनके पसीने छूट गए, इनको तो समझ ही नहीं लग रही जो वोटर है उसको कंफ्यूज कर दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि उनकी इज्जत बचे। जी हाँ, एक तो खैर दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये तीनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब खड़े होते थे अपने अपनी पार्टियों के दरमियान एक डाइस पर प्राइम मिनिस्टर और उसके मुखालिफ लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो और एक पार्टी दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ करती थी उसकी तारीख़ नहीं दोहराना चाहता, वही का सोचता था पहले झलक भी दिखा दूं। लेकिन हमारे साथ हैं वक़ार सैयद, आज जो इलेक्शन कमीशन में सारा दिन रहे। जी वक़ार, आज बड़ा हंगामा खेज़ दिन रहा, क्या तफसील है उनके आपके पास? यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उन पर PTI की जानिब से जो है वो इतराज़ात है। इतराज़ात जो है वो रिटर्निंग अफसर ने सुने भी, पहले सुबह 10:30 बजे उनको तलब किया गया था। तो जो इतराज़ करने वाले थे वो PTI के ख़ुद भी जो है वो टिकट होल्डर हैं और उनका नाम है फरीद रहमान, जो इस्लामाबाद चैप्टर के सदर भी हैं। उनकी जानिब से 10:30 बजे जब इस रिटर्निंग अफसर के सामने वो पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो उनके वकला जो है वो नहीं है, उनको दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। तो उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर है उनके जानिब से 3 बजे का जो है वो वक्त दिया गया। ताम इसी दौरान जो है वो रिटर्निंग अफसर ने यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में होते हुए जो है वो उन्होंने अब्दुल हफीज़ शेख के जो कागजाती नामजदगी है उसको एक्सेप्ट किया। जिस वक्त उनके कागजाती नामजदगी एक्सेप्ट हो रहे थे और जिस वक्त रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये बात की जा रही थी कि वो 3 बजे जो है दोबारा आए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से एक अहम जुमला जो है वो कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं ये दोहरी शरीयत का हामिल हैं, उनके पास अमरीकी शरीयत है, लेकिन ये बात मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह ये कि वो मेरे लिए मुहतरम है और वो मेरे कैबिनेट के जो है वो वजीर रह चुके हैं। कल सुबह 9 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो नामजद करदा रिटर्निंग अफसर है वो अपना फैसला सुना देंगे। और उनके जो रिटर्निंग अफसर है उनकी जानिब से हिदायत की दी गई है कि कल उम्मीदवार ना आए बल्कि जो उनके वकला हैं वो कल आए और हम रात को फैसला लिख देंगे। कल 9 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाएगा कि आया जो साबिक़ वज़ीर आज़म है PDM के जो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके कागजाती नामजदगी जो है वो मंजूर किए जाते हैं या उसको मुस्तरद किए जाते हैं। शुक्रिया वक़ार, हमें बता रहे थे कि आज कैसा हंगामा खेज़ दिन रहा और कल 9 बजे ये फ़ैसला आएगा जिसका जो लिखा आज रात ही को जाएगा। हमारे साथ हैं मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सीजन रहनुमा हैं। शुक्रिया कायरा साहब। चले मैं बराह रास्त इस सवाल पर पहले तो आना चाह रहा था कि जो सेनेट का मार्का है क्या ये हुकूमत के और PDM के दरमियान वो इस हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा, कि इस पर बाद में बात करेंगे। ये जो गिलानी साहब पे एतराज़ात किए जा रहे हैं
तो आपने तो बराह रास्त कह दिया कि जनाब धांधली शुरू हो गई इलेक्शन से पहले, और ये अपोजिशन की रवायत रही है कि वो हमेशा जब उसे लगा कि कोई लूज पॉइंट है तो धांधली का वावेला करने लगे। मोहतरम कायरा साहब, देखिए, कोशिश तो गवर्नमेंट की यही है। गिलानी साहब पे क्या एतराज हो सकता है? गिलानी साहब किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है जिस केस में उनको आपको याद ही है जिस तरह का वो फैसला आया था टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट चंद सेकंड की एक सजा सुना के डिस्क्वालीफाई किया गया। वो डिस्क्वालिफिकेशन एक खास मुद्दत के लिए थी जो गुजर चुकी है। अब तो वो पिछले इलेक्शन भी लड़ चुके, लिहाजा उन पे कोई बार नहीं है इलेक्शन लड़ने की। अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो केसेस बार नहीं है, किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है उनके, और अल्टीमेटली वो इलेक्शन लड़ेंगे भी। ये सिर्फ इस माहौल को ऐसा रखना चाहते हैं हुकूमत वाले। इन्होंने हर हाल में लोगों की उछालने का ठेका लिया हुआ है ना। फीस शेख साहब पे 100 एतराज हो सकते थे। आज गिलानी साहब ने बताया कि मैंने कहा मैंने एतराज नहीं करना, हमने नहीं किया, लेकिन वो अपना शौक पूरा कर लें। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतराज उठा है वो बड़ा जेन्युइन है कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो जब हमने गुजारिश की कि जनाब इसकी नॉमिनेशन फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी जाए, तो हमारी दरखास्त तो नहीं मानी। जब हुकूमत ने कहा तो उनकी मान ली। इसी तरह आज गिलानी साहब और उनके साथ 2 साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर आज़म खुद कैंडिडेट है, 2 वज़ीर आज़म उसके साथ। ये एक यूनिक सूरत हाल थी कि एक साबिक वज़ीर आज़म उम्मीदवार है, 2 उसके साथ प्रपोजल सेकेंडरी वज़ीर आज़म है। उनको सिक्योरिटी पे बुला के और वकील साहब ने कहा कि जी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे पिछले टाइम का वक्त दिया जाए। उनको टाइम दे दिया गया। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, इस तरह मुनासिब तो नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमती ऑर्गन के तौर पे बिहेव कर रहा है, एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसे करना चाहिए। लेकिन कायरा साहब, एक परसेप्शन ये भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पीडीएम के दीगर पार्टियों को इस बात पर कायल किया कि हम मुतफ़क़ा उम्मीदवार गिलानी साहब को इस्लामाबाद से खड़ें, और उन्होंने ये भी पीर पार्टी की क़यादत ने, सॉरी मैं कोई मुस्तनद राय तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल अब ये ओपन सीक्रेट है कि ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, इसीलिए मुतफ़क़ा तौर पर गिलानी साहब को यकीन दिलाया गया और वो आज उम्मीदवार ही बन के सामने आए हैं। कायरा साहब, देखिए, पीपल्स पार्टी ने क्या श्योरिटी करानी है? पीपल्स पार्टी के पास कहाँ से श्योरिटी होगी कराने की? लेकिन ये एक अच्छा, हम भी यही कहते हैं, यही पीडीएम का नारा है कि रियासती इदारों की तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ने अपने दोस्तों को इस बात पे जरूर कायल किया कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सेनेट का इलेक्शन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इस पे हमने जरूर कायल किया। बाकी सारी जमातें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक दूसरे से तावन करके कर रही है। और आपने देख ही लिया कि हुकूमत के हालात क्या हैं। अभी बाकी पंजाब का इलेक्शन रह गया, वो भी आपके सामने आ जाएगा कि सिंध में और बलूचिस्तान में जो बाई इलेक्शन हुए, वहाँ हुकूमत किस बुरी तरह शेर सिंह को और इनके इत्तेहादियों को डिफीट हुई है, वो आपके सामने है। लेकिन मैं समझ के पीपल्स पार्टी ने क्या करानी थी श्योरिटी, बहरहाल अगर गिलानी साहब की सूरत में कुछ लोग उनको वोट दे सकते हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी परेशान है। और जो भी पंजाब महाज बना था, जो अल्टीमेटली हुकूमत के इत्तेहादी बने थे, बरेलवी साहब बनाए गए थे, वो इत्तेहाद भी तो आज परेशान है क्योंकि उसको बना नहीं। और गिलानी साहब जो भी पंजाब सूबे के पायनियर थे, इस आइडिया को शुरू करने वाले थे, लिहाजा अब उनको लोगों का दबाव है वहाँ के एमएनएस पे, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो भी हो सकता है कि हमें वोट दे दे। और ये कोई फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं होगी, इसलिए कि वो तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमती जमात से तो नहीं है। लेकिन कायरा साहब, अभी आप खुद ही जिक्र कर रहे थे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, और केपी में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ भी जो है JUI जमात इस्लाम आपके इत्तेहादी जीते हैं। चले सिंध में तो जीतने ही था भारी अक्सरियत से इन उम्मीदवारों को, यानी अगर आप लोग जीत जाएं तो इलेक्शन आज़ादाना, और अगर हार जाएं तो कहें कि रियासती इदारों ने जो है मदाखलत की थी। और लेकिन सॉरी टू से कायरा साहब, अगर मैं पास के इलेक्शन देखूं जिसमें संजरानी साहब का भी इलेक्शन है, ख़रीदो फ़रोख्त में तो आपकी पार्टियां सब शामिल रही हैं। संजरानी के इलेक्शन की मिसाल जैसे मैंने कहा हमारे सामने है, 11 सेनेटर या 15 कैसे गए?
बरेलवी साहब, गुजारिश है कि आप बड़े सीनियर साफी हैं, आपने बड़ी तारीख देखी है इस मुल्क की, हमने तो पढ़ी, आपने देखी है। गुजारिश है कि हाँ, लोग वफादारियां तब्दील करते रहते हैं, लेकिन कोई कराने वाला भी होता है। जिन्होंने वफादारियां तब्दील की उनका तो उन्होंने इकरार किया, और वफादारियां तब्दील भी किसी ने कराई होंगी ना, खुद ही तो नहीं ऐसा कर लिया। यही हम कहते रहे हैं और आज भी यही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन के अंदर हर सीट पे तो इस तरह की हरकत नहीं की जाती, उसमें मुदाखलत नहीं होती ना, अपोजिशन को खत्म तो नहीं किया जाता। जब हमारी 88 के अंदर गवर्नमेंट बनी उस वक्त भी जो कुछ हुआ आपने खुद देखा ना। मुझे छोड़ दीजिए, आपने खुद उसका मुजाहरा देखा, आपने उसको रिपोर्ट किया। 90 में जो हुआ, 93 में जो हुआ, बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन छीने गए, और मौजूदा इलेक्शन के अंदर भी इलेक्शन से पहले क्या फिजा बनाई गई, किस तरह लोगों को इधर से उधर भेजा गया जमातें तोड़ के, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी को तोड़ पे किस तरह पैट्रियट बनाया गया। आपके इल्म में ही है ना, कोई ये छुपी हुई बात तो नहीं है, जो मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। लेकिन हम अगर जीतते हैं तो हम इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कुछ जगह होती है जहां जरूरत नहीं होती और जहां जरूरत होती है वहां ही अमल किया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं किसी जगह पे अब मदाखलत नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। लेकिन मोहतरम कारा साहब, बसत एहतराम, ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट या रियासती इदारों की बात हो रही थी, और मैं ख़ास तौर पर जो संजरानी इलेक्शन का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ख़रीदो फ़रोख्त में, जैसे मैंने पहले कहा, वो आपकी पार्टियाँ शामिल होते हैं। यानी केपी में आपके 7 असम्बली के अरकान थे और 2 सेनेटर इलेक्ट हो गए। फिर परवेज़ रशीद ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा हमारे 11 सेनेटर भाग गए भाई, और कमेटियाँ भी बनी कि जी इंक्वायरी होगी। तो आप लोग जो हैं, और फिर सॉरी, अभी एक बार नहीं 2 बार, मैं कई बार कह चुका हूँ ऑन द रिकॉर्ड, हासिल बिदंजो मरहूम ने तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कहा था, ताहिर बिदंजो ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि हम उन 11 या 15 अरकान के नाम पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत को दे चुके हैं जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील की। उनके खिलाफ तो आप कोई नोटिस नहीं लेते, उनको तो अकाउंटेबल करते नहीं है। वही एस्टेब्लिशमेंट, वही एम्पायर, वही पिंडी वाले। कारा साहब, सॉरी टू से, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे नहीं पता कि वो कमेटी ने उसका क्या फैसला किया, करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो ये भी हमारी तरफ से भी गलती है। गलती नहीं बल्कि गलती से बड़ा काम है। लेकिन बरेलवी साहब, ये भी बात दुरुस्त है ना कि अगर कोई जमात मुसलसल दबाव का शिकार हो और उसी को तोड़ा जा रहा हो, तो फिर बहुत सारे समझौते किए जाते हैं जो अगली होते हैं, जो मुनासिब नहीं होते, नहीं करने चाहिए। लेकिन कई दफ़ा आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं, चुप साधनी पड़ती है, क्योंकि मुकाबल जो सूरत हाल होती है उसका तकाजा ये होता है। लेकिन मैं फिर आपके से सवाल के ऊपर जवाब यही दूंगा कि हमें बहरहाल एक सियासी जमात के तौर पे इतनी मारे हमने खाई और सही, लेकिन हमें खड़ा होना चाहिए था। शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। मुझे इल्म है कि आज बड़ा मसरूफ़ दिन आपका सारा रहा, और कायरा साहब का तो अपने खैर मौके पर डटे हुए हैं। जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो सीनियर सफारतकार और तजज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब से ये मालूम करूँगा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, क्योंकि वो खुद भी एक हद तक बांट रहे हैं, किस हद तक ये मुदाखलत होती रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपके सामने हाजिर है, और सारी नज़रें इस्लामाबाद की जानिब हैं। और कल एक अहम फैसला होगा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बारे में। अगर उन्हें नाअहल दे दिया गया तो फिर बहरहाल अपोजिशन को इस बात का मौका मिलेगा कि वो ये कह सके कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की। लेकिन अगर इलेक्शन होता है और फिर आगे चल कर क्या होगा, इसके लिए मैंने रहमत दी है मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब को। सीनियर सिफारतकार रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली भी, और फिर तजिया निगार टेलीविज़न पे आप उनको देखते रहते होंगे। जी हिलाली साहब, ये जो इस वक्त पूरी 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन ऑल आइज़ ऑन, एक तो पहली बात ये कि मुझे आप इस वक्त भी फ्रेश नज़र आ रहे हैं रात के इस पहर में। अभी ये मैंने आपकी एक झलक देखी, तो ये जो कहा अगर गिलानी साहब का कल नाअहल करार दे दिया गया तो फिर PDM का केस तो मजबूत हो जाएगा ना। और अगर गिलानी साहब हफीज़ सईद के साथ लड़ते हैं
और उसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो समझ जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो दो बड़ी अहम बातें होंगी ना हिलाली साहब। अगर वो नाअहल दिया जाए तो वो कैसे, उनका केस कैसे तगड़ा हो जाएगा? मैं तो समझता हूं कि वो सही फैसला होगा। जो आदमी प्राइम मिनिस्टर रह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में निकाले गया है, वो कैसे फिर इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल गलत बात होगा। मैं तो समझता हूं उसको लड़ने देना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। और क्या इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं है? कितने प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं, इनके पास कोई और नहीं था जो आके ये लड़ सकता था? दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में वो हार जाएंगे, और वैसे भी वो हार जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि अगर एक मेजॉरिटी पार्टी हो उसको आप मिनॉरिटी सीट्स दे लें इलेक्शन में। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं आप कि आप मेजॉरिटी पार्टी हैं और आप इलेक्शन हार गए? कैसे हो सकता है ये? लेकिन एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, और आपको इल्म है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत, ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ था, जहरी की हुकूमत अक्सरियत अक़लियत में बदल गई, फिर सिंजरानी साहब का हुआ, अब उन्होंने ये पीडीएम को कायल किया है कि यूसुफ गिलानी अगर हमारे मुतफ़क़ा उम्मीदवार हो गए तो इस बार इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत नहीं करेगा, और इसीलिए गिलानी साहब को तैयार किया गया। खैर, मैं आपसे ये भी आइंदा पूछूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी मदाखलत करती है, आप तो माशाल्लाह उसका पार्ट भी रहे हैं। तो ये एक जो बात आई है इसमें, इसको किस तरह देखें? क्योंकि ये मेरे ख्याल तवातुर से ये गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से। हिलाली साहब, आप मुझे बताएं कि अगर आपका अक्सरियत है, इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत क्या है दखल देने के लिए? आपका अगर अक्सरियत है तो आप हारेंगे एक ही शर्त पे कि आपके अपने लोग झूठे निकलें। झूठे का मतलब पैसे खाएं। आप समझते हैं कि इस किस्म के लोगों को पार्टी में रखना अच्छी बात है? डिस्टेबलाइज करना मुल्क को? क्या होगा आपको पता है? मैं कहता हूं सिर्फ जिलानी अगर जीत जाए, अपना वोट नहीं जीतेगा, मगर अगर जीत जाता या जीत जाए तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग रिश्वत लेके उसके लिए वोट कर रहे हैं? ये तो हो नहीं सकता। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है भाई। ये तो पहले भी हो चुका है। मतलब जब संजरानी इलेक्शन में भी तो ये हुआ था कि 15 लोगों ने वफादारियां बदली। अभी मैं यही पूछ रहा था कायरा साहब ने कि आपने उसे अकाउंटेबल नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट भी तो इन्फ्लुएंस करती है। क्या वाकई इतने इन्फ्लुएंस करती है एस्टेब्लिशमेंट? ये तो कहते हैं, कहती है क्या? देखिए, बात सीधी सादी है कि पैसे इन्फ्लुएंस करता है। कौन वो पैसे देता है? चलिए, अगर आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इन्फ्लुएंस किया तो वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं होना था, होना ही नहीं था। देयर इज नो पॉइंट मेजॉरिटी पार्टी हो के अगर सेनेट में मिनॉरिटी आ जाए। आप समझ नहीं सकते, सीधी सादी बात है। ये तो एक मजाक है, ये सीक्रेट। देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, आप जानते हैं कि लॉ में 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। अगर कानून का लेटर कहता है आपको कि सीक्रेट वोट हो, मगर किधर है वो कहता है कि रिश्वत लो। क्या रिश्वत प्रमोट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिला है? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस वक्त, ऐसे वक्त पे स्पिरिट ऑफ द लॉ आता है। जैसे मैं एक और मिसाल दूं, अगर एक ट्रैफिक लाइट लाल है और 1 महीने के लिए लाल है, कि आप रुकेंगे? इसलिए लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस रेड लाइट। आप 1 महीने के लिए उधर बैठेंगे? आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे और कहेंगे ये गलत है, जाहिर है, और सही करेंगे आप। इट इज द स्पिरिट, नॉट द वर्ड। ये क्या पता नहीं किस किस्म के ये आपके ये जो वकला हैं। मैंने तो बड़े अच्छे वकलों को सुना है, नहीं नहीं नहीं, आपको 2/3 मेजॉरिटी से चेंज। क्या 2/3 मेजॉरिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा जो आपके पास है नहीं? इसलिए कि कुछ लोग हैं पार्लियामेंट में जो रिश्वत देते हैं और कॉन्स्टिट्यूट का तबाह कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क को,
स्टेबलाइजेशन को, पॉलिटिक्स को, ईमानदारी को, मोरालिटी को। तो बस तकफा। लेकिन हिलाली साहब ये भी तो है कि इलेक्शन कमीशन जब आप कहते हैं कि ये, जैसे मैंने सुंजरानी वाला इलेक्शन देखा, और आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में जो है 50 करोड़ और 70 करोड़ रुपए लग रहे हैं। फिर जो केपी में जो है उस वक्त पीपल्स पार्टी के 7 अरकान थे, लेकिन उनके 2 सेनेटर मुंतखब हो गए। आपकी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, अल्लाह माशाल्लाह, बेचारा आम आदमी तो 50-100 रुपए में से पकड़ लेते हैं आप। तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा जिन लोगों ने करोड़ों, कहां से आए उनसे पूछते कि ये करोड़ रुपए जो आपने खरीदे? और जो प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए, तो फिर क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? यानी ये और फिर तो फिल्में भी आ गई, तो पता नहीं कुछ वो कहते हैं जी खरीदने वालों की तस्वीरें, बेचने वालों की तस्वीरें, खरीदने वालों की तस्वीर। मतलब ये कि ये हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है। और जब जो रिपोर्ट नाम भी दे देता है, ओपन नाम है, उनको भी तो नहीं पकड़ा जाता आज तक, क्योंकि नोट से वोट देने वालों को नहीं पकड़ा गया, इसलिए वो अभी भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। आपने तो अपना सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। रोको नहीं रोक सकते हो तो फिर गिला करना फजूल है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वाई प्राइम मिनिस्टर गिला कर रहा है, वाई प्राइम मिनिस्टर ने क्यों हिस्सा लेने दे रहा है? इलेक्शन कमीशन भी इसको आने फिर इल्जाम लग सकता है। बड़े मजे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये सीधा साधा ओपन वोट हो, उसने तो कह दिया, उसने तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब आप प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, या जो भी लोग हैं प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो कहता है इसके माने तुम खरीद और फरोख्त करना चाहते हो। वो कहता है कि अगर तुम लोग सब खरीद और फरोख्त करना चाहते हो, मैं क्या करूं? तो मैं भी 40 करोड़ दे के वोट ले रहा हूं। 2 वोट बिके हैं बलूचिस्तान में, बाहर से लोग आए हैं 40-40 करोड़ का, सब बता रहे हैं, सब कह रहे हैं, और वो किसको मिला है सबको पता है। तो व्हेन यू नो दिस एज अ पीपल, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, और फिर भी, और आप जज हैं भाई। मैं तो, आप कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों आपने कहा पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मैं तो सिविल सर्विस का बंदा हूं, मगर आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, चलिए एस्टैब्लिशमेंट करता है, मगर जज तो नहीं करते। जज तो भी करते हैं। नहीं, जज आपने देखा नहीं, इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए। खुद ISI के सरबरा असद दुरानी, क्या नाम है, दुरानी, उसने वो लिस्ट पेश की थी जब वो जर्मनी में सफीर था। अरे यार, दुरानी तो जज नहीं है। क्या हुआ 30 साल तक केस का क्या हुआ? वो तो नाम दिए उसने, इसने इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए, कुछ नहीं करा आपकी जुडिशरी ने। मैं तो कह रहा हूं जज। हाँ, नहीं किया तो फिर भुगते। ये है आपकी जुडिशरी। 120 नंबर पे है, 128 नंबर से 120 नंबर, द वर्स्ट जुडिशरी। 128 में से इनका नंबर है 120, इनके बाद सिर्फ 8 हैं। ये है आपका। फिर तो पॉलिटिशियन तो 129वें नंबर पे होंगे। ऐसे ही नहीं, वो तो दे आर ऑफ द चार्ट, वो कहते हैं दे आर ऑफ द चार्ट। तो नहीं पॉलिटिशियन तो खैर। अगर मैं आपसे अगर ये कंक्लूडिंग सवाल करूं हिलाली साहब के, ये जो इतना क्यों एक सीट का इलेक्शन इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया, और जगह भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो गिलानी साहब की एंट्री, बाकायदा उनको मुल्तान से लाया गया, उनको वोट कराया गया, हफीज शेख का यहाँ वोट लगाया गया, और इस तरह जो सिचुएशन बनी है कि पूरा, मैंने कहा ना कि ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद। और ऐसा तो नहीं कि कुछ खान साहब को भी पैगाम देना चाह रहे हैं कुछ? बिल्कुल सही किया। देखिए, आप बड़े एस्ट्यूट आदमी हैं। खान साहब को कंट्रोल जा रहा है, खान साहब को अक्सरियत मिलेगा, मगर खान साहब की अक्सरियत उनके हाथ में नहीं होगी, उनके पार्टनर्स के हाथ में होगी, उनके कोएलिशन पार्टनर्स के हाथ में अक्सरियत होगी। तो खान साहब अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर वो नहीं हो सकेंगे। वो उनकी पार्टी में इतना नहीं होगा जितना उनको रिलाई करना पड़ेगा अपने
कोएलिशन पार्टनर्स। इवन इस वक्त आपको तो ऐसा लगता है कि बेनज़ीर के उनकी साथ पार्टी जैसे के हुआ अंदर था। जो आउटसाइडर आए थे वो भी उनके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं और बनेंगे? मसलन उन्होंने एक वादा के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले लिया जो दोहरी शरीयत साबित हो रही है, क्या क्या करा, लेकिन वो भी तो उन्होंने हक के दोस्ती अदा करते हैं, भले सियासत नजरिया कुछ हो, पार्टी कुछ हो। हिलाली साहब, सॉरी टू से। एक तो बिल्कुल करते हैं, एक दो करते होंगे, बड़ी बात नहीं है। मगर मैं तो ये कहता हूं कि उनके पार्टी के साथ नहीं, MQM को कितने सीट्स मिलेंगे आपके ख्याल में सिंध में? सही। मैं कहता हूं उसको चार मांग रहे हैं वो। क्यों मांग रहे हैं चार? उनके पास तो एक सीट के लिए भी शायद वोट नहीं है। ठीक, मगर आप देखेंगे कुछ मिलेंगे। तो ऐसा लगता है लाली साहब कि ये जो इलेक्शन है दोनों का बट कंक्लूडिंग वर्ड, अपोजिशन यानी PDM और हुकूमत दोनों के लिए साबित होगा, कड़ा साबित होगा, सख्त साबित होगा और हुकूमत के मुस्तकबिल का भी फैसला हो जाएगा शायद। बिल्कुल 2023 तक कुछ नहीं होगा, ये चलेगा उस वक्त तक। ओके, शुक्रिया जफर हिलाली साहब। जफर हिलाली साहब का कहना है कि 2023 तक कुछ नहीं होगा, लेकिन यह है कि खान साहब को भी मैसेज दिया जाएगा क्योंकि उनकी इस वक्त जो अक्सरियत है वो अक़लियती पार्टियों की बेसाखियों और उनके इत्तेहादियों पर है। हमारे साथ रहिएगा कि बहरहाल इस्लामाबाद में जो लापता अफराद के लोग एक हफ्ते से सड़कों पर मौजूद हैं, हुकूमत जो ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ जो इंसाफ की दाई है उससे ये ज़रूर उम्मीद की जा रही थी कि उनका कोई वज़ीर मुशीर जाके दादरसी करता, उन्होंने नहीं की तो फिर मरियम बीबी को तो वहाँ जाना ही था। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले मैं उन इस्लामाबाद में बैठे लापता अफराद के लवाहिकीन का जिक्र कर रहा था जहां मरियम नवाज़ पहुंच गई और वो भी हुकूमत की बेहिसी का जिक्र कर रही थी और मैं भी शिकवा कर रहा था कि जनाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। लेकिन इसी दौरान अभी हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब और जो हुकूमत के ख़ास इस वक्त नुमाइंदे हैं और बैरिस्टर फ़रूक नसीम वफाकी वज़ीर क़ानून वहाँ पहुँच गए हैं और वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि हुकूमत उनके केस को जल्द से जल्द उसको अख्ताम तक पहुँचाएगी। लेकिन देखिए, आज जैसे मैंने कहा ना कि मरियम नवाज़ बीबी के सबब ही शायद इस वक्त हमारे हुकूमत ये नुमाइंदे मौजूद हैं और मरियम बीबी ने इनसे किस तरह हमदर्दी का इज़हार किया, ज़रा सुनिए। हम एक हफ्ते से यहाँ पर लावारिसों की तरह बैठे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर हमसे मिलो। यहाँ पर इन माओं से पूछो जो अपने बेटों का नाम लेने से पहले उनकी आंसुएं निकलती हैं, जो खड़े होकर बेहोश होती हैं। जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता हैं। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज इसी कर्ब से गुजरते हैं। तो आपने मरियम बीबी का सुना, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, सॉरी टू से, मैं मरियम बीबी का इस बात का एहतराम करता हूँ कि इस वक्त जबकि उनके वालिद जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वालदा मौजूद नहीं हैं और एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही हैं, क़यादत कर रही हैं और वो बड़ा टाइमली आकर वहाँ पहुँची भी और उन्होंने हर वो जगह जहाँ पर इस तरह का होता है। लेकिन जब वो ये कह रही थी कि 2009 से लापता अफराद के बारे में मैं सुन रही थी, तो बसत एहतराम शायद मरियम बीबी तक उनके कोई मुशीर अगर ये सुन रहे हों या उन तक ये पहुँचाएँ कि जनाब इस दौरान तो आपके PDM में शामिल यानी मुस्लिम लीग नून
और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो ये लापता लोग उस वक्त हुए तो उस वक्त आपके मोहतरम वालिद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने या उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हुए उन लोगों ने क्या किया? यकीनन ये सवाल इमरान खान से करना चाहिए, आपका हक है और कहें भी, लेकिन ज़रा जहाँ और बातों को पेश नज़र रखें वहाँ हमारे PDM के कायद ये भूल जाते हैं कि उनकी पार्टियों ने अपने अपने दौर में चाहे लापता अफराद हो या एक दूसरे पार्टी को विक्टिमाइज़ करना हो, क्या क्या किया। सॉरी टू से मुझे इतने अल्फाज इसलिए कहना पड़े कि मरियम बीबी 2009 का जिक्र कर रही थी और बड़ी हमदर्दी से लापता अफराद के ख़वातीन से करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही थी। GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।